हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे हो और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि दरोगा का जो पीटी का एग्ज़ाम होना है उसका डेट आ चुका है। ठीक है, डेट तो पहले ही आ चुका है, लेकिन अब एडमिट कार्ड भी आपका शायद 10 तारीख से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। यानी डेट अभी फ़िलहाल फिक्स है आपका कि इसी डेट में होना है, 26 तारीख को ही होना है। तो आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, जी जान से लग जाओ। जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, सभी को छोड़ो और जल्दी से पढ़ाई पे वापस आ जाओ, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाओ एग्ज़ाम में। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करोगे, लास्ट मोमेंट तो वैसे आ चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, जितना भी समय बचा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को रिविज़न करो और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करो, क्योंकि लास्ट एक वीक में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तैयार हो जाओ अभी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ किन शासकों के करेंसी पर यानी कॉइन्स जो था उस पर शिव और नंदी का एक साथ इमेज प्राप्त हुआ है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा कुषाण। कुषाणों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन एक साथ प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? उपनिषद से। ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? श्री कृष्ण, जिनको आप जान रहे हो। ठीक है, मथुरा के निवासी थे, ये हुए वैष्णव धर्म के प्रवर्तक। अच्छा, अगर कृष्ण का प्रथम उल्लेख पूछा जाए तो कहाँ से होगा? तो होगा छंदोग्य उपनिषद। ये दोनों चीज याद रखना। वैष्णव धर्म तो आप इन जनरल आपने पढ़ लिया उपनिषद, लेकिन कृष्ण का प्रथम उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना उपनिषद में भी कौन सा उपनिषद? छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, और अगर विष्णु भगवान के एक अवतार थे श्री कृष्ण, ठीक है, तो विष्णु के अवतार के बारे में अगर पूछा जाए वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मत्स्य पुराण से। विष्णु के अवतार के बारे में कहाँ से? मत्स्य पुराण से। ये दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय भारत में पंजाब का शासक कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय भारत में पंजाब का शासक कौन था? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप गलती करोगे। ठीक है, जैसे ही आप देखते हो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा राजा दाहिर, दाहिर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, ये तुर्क नहीं था, आपको तुर्क का आक्रमण नहीं था, ये अरबों का आक्रमण था। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था, तो होगा आंसर दाहिर। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है तुर्क के आक्रमण के समय पंजाब का राजा कौन था? कौन था? ये था जयपाल। ठीक है, कौन था? ये था जयपाल। क्लियर? अच्छा, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था ये किसने किया था? आप जानते हो, गजनी। ठीक है, गजनी। गजनी के समय में यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हुआ। ऐसे भारत पे गजनी से पहले भी सबुद्दीन और अल्पतगीन इन लोगों ने भी आक्रमण किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। गजनी के टाइम में आपको पता है गजनी ने टोटल 17 बार आक्रमण किया है, और प्रथम तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया उनमें गजनी का ही नाम आता है। ठीक है, प्रथम आक्रमण जो जयपाल के विरुद्ध इनका हुआ था वो 1001 ईस्वी में था। ठीक है, और इन्होंने कब से आक्रमण करना प्रारंभ किया? तो आपको कहीं 1001 मिलेगा और कहीं आपको 1000 ईस्वी मिलेगा। ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रहा था? आप जानते हो 13 अप्रैल 1919 का घटना, जिसको हम लोग जालियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है जालियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और किसके गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी, जहां पर गोलियां चलाई गई और फिर ये एक बहुत बड़ा दुखद इंसिडेंट बन गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? सैफुद्दीन किचलू। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को अरेस्ट किया गया था, उसी के विरोध में यहाँ पे जनसभा हो रही थी, जिसके बाद ऑर्डर दिया गया जनरल ओ डायर के द्वारा इन पर गोलियां चलाने की, और फिर जो हुआ वो आप सभी जानते ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? किसने दिया था?
जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको मास्टर दा के उपनाम से जाना जाता है? मास्टर दा के उपनाम से किनको जाना जाता है? किनको जाना जाता है? सूर्यसेन को मास्टर दा के उपनाम से जाना जाता है। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जो 1930 में घटी थी। क्या था वो? चटगांव शस्त्रागार कांड। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार जो लूटा गया था उससे संबंधित थे सूर्यसेन, और सूर्यसेन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मास्टर दा के उपनाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खुद को बंगाल का शेर कहता था? खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। और भारत का ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था? 1798 से लेकर 1805 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और इसका जो सबसे अहम काम है लॉर्ड वेलेस्ली का, वो है सहायक संधि, आप सभी जान रहे हो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो ये दो काम इनके बहुत ही प्रमुख काम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि अकबर के टाइम में 3 बहुत ही अहम आपके चित्रकार हुए। आपको नाम याद रखना है उन तीनों का, बसावन, उस्ताद मंसूर, दसवंत और अब्दुसम्मद। ठीक है, इन सभी में से 3 ऐसे हैं जो अकबर के दरबार में थे, यानी उनके समकालीन थे, और एक है जो नहीं थे, वो है उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के काल में थे। जहांगीर के काल में और भी कई पेंटर हुए, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है अभी उस्ताद मंसूर ये किसके काल में थे? जहांगीर के काल में। और 3 अहम जो पेंटर है वो ये तीनों हैं, बसावन, दसवंत और अब्दुसम्मद, जो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मुख्य शहर नहीं था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन सा एक मुख्य शहर नहीं था? श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसमें से श्रीनगर नहीं था, आप जानते हो, कोलकाता था। ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से हुआ है? इन चारों नदियों में से आपको बताना है किसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से हुआ है। किसका उद्गम हुआ है अरावली की पहाड़ियों से? तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है अरावली की पहाड़ियों से। और कहाँ अरावली की पहाड़ी में कहाँ से हुई है जगह, अगर आपसे पूछा जाए तो उदयपुर, राजस्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? कब किया गया था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किस कमेटी के सिफारिश पे किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ओकवर्थ समिति। ठीक है, ओकवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। और पहली बार बजट पेश कब किया गया था? 1925 में। अच्छा, अभी मैंने शायद 1925 ही लिख दिया था। 1924 ओकवर्थ समिति के हिसाब से 1924 में इसको अलग किया गया। और 1925 में पहला जो बजट पेश हुआ उसमें इसको अलग बजट के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको 24-25 इस तरह का आंसर मिल सकता है। अच्छा, अब ये अलग है नहीं, आपको पता होगा कि ये फिर से दोबारा मर्ज कर दिया गया था। और वो मर्ज कब किया गया? 2017 में। ठीक है, 2017 में दोनों को वापस मर्ज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो टेनर है उसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, आपसे ये पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अनुच्छेद 67। ठीक है, 64 में आप जानते हो ये कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। 63 में तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और 65 में क्या है? तो 65 में है कि अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, उनका जगह खाली है, तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है 65 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर करो। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? ओपेरा, लिनक्स, यूसी, मोजिला फायरफॉक्स। तो लिनक्स जो है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है।
बल्कि लिनक्स क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेस्ट सभी वेब ब्राउज़र है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गैस का, अच्छा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको कोई चुनना है जो गैस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से पढ़ो सारे ऑप्शंस को और आंसर करो। गैस का क्या है, चारों प्रॉपर्टीज में से कौन सा सही है गैस से रिलेटेड? तो पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यही सही है। कोई भी निर्दिष्ट आकार या आयतन नहीं होता है। आप जानते हो गैस का कोई भी शेप और कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी का वॉल्यूम गैस ले लेगा और उसी का शेप भी ले लेगा। अगला क्वेश्चन है K2O यौगिक का सही नाम क्या है? K2O को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। किस नाम से जाना जाता है? पोटेशियम ऑक्साइड के नाम से K2O को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होता है? इन चारों में से किसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होगा। किसको? तो CH4 गैस यानी मीथेन गैस को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? कितने अणु? टोटल 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट आप जानते हो, इसका जो धोवन सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, तो उसमें टोटल उसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे कर पाओगे Na2CO3, ये तो आप जान रहे हो। उसके बाद जो इसमें हेडेड वाला पार्ट है उसको आप भूल जाते हो, वो होता है 10H2O। ठीक है, यहाँ से वही आपसे पूछा जा रहा था जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म कुल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है? अच्छा, एंजियोस्पर्म कुल के पौधों का प्रजनन भाग कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया। कौन सा होता है? तो फूल जो है यह इसका प्रजनन भाग होता है। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? उत्कृष्ट गैस, देखो ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जीरो ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, तो सारे अलग अलग टर्म्स हैं। तो उत्कृष्ट गैस, जीरो ग्रुप, नोबेल गैस, ठीक है, ये सारे एक ही ग्रुप है और वो है ग्रुप 18। ठीक है, एक और चीज यहाँ से याद रखना है, इसको एरोजेंस भी कहा जाता है। ये हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो तो याद रख लेना, एरोजेंस। एरोजेंस किस ग्रुप को कहा जाता है? तो ग्रुप 18 को या नोबेल गैस के ग्रुप को कहा जाता है। इसमें से कौन कौन एलिमेंट आते हैं पहले मैंने आपको बता रखा है, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, और क्या है, जेनॉन, रेडॉन, और एक और है ऑक्जेनॉन। ठीक है, ये सारे गैसेस हैं जो नोबेल गैसेस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक जल्दी बताओ क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हो ये है त्वरण का एसआई मात्रक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जोकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, अच्छा जोकिन गुजमैन या इनको अल चापो गुजमैन के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन थे? जोकिन गुजमैन कौन थे? कौन थे ये स्पेनिश मेक्सिको का एक नशीली दवाओं का तस्कर था। कौन था? नशीली दवाओं का एक तस्कर था जो मेक्सिको का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। अगर प्रोटीन का कमी हो जाए, प्रोटीन का कुपोषण हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन के कमी से मरास्मस हो सकता है, मरास्मस या क्वाशिकोर, दो बीमारी आपको बार बार आता है। माल न्यूट्रिशन से कौन सा बीमारी होता है? मरास्मस या क्वाशियोकर। ठीक है, ये दोनों बीमारी जो है ये प्रोटीन के कुपोषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होगा? गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी के पोल्स पर, और न्यूनतम कहाँ होता है? न्यूनतम होता है इक्वेटर पे।
तो जी का मान यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक कहाँ होगा, तो जी का मान सर्वाधिक होगा अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, कहाँ होगा सर्वाधिक जी का मान, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो अगर डायबिटीज किसी को हुआ है तो किस अंग में प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर डायबिटीज किसी को हुआ है तो उसके पेनक्रियास या अग्नाशय में प्रॉब्लम हुआ होगा। डायबिटीज में आप जानते हो इंसुलिन स्रावित नहीं होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अगर ये आपको पता है तो आपको आंसर कर सकते हो। तो पेनक्रियास से ये स्रावित होता है। पेनक्रियास में कहाँ से होता है, तो पेनक्रियास में इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, वहां से उसके बाद अगर वहां से पूछा जाए इजलेट ऑफ लैंगरहैंस अगर पूछा जाए इसमें कौन करता है, इसमें बीटा सेल स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम आसान सा क्वेश्चन है। क्या होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घेगा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो घेगा रोग कहाँ पे अधिक व्याप्त है, तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए, अच्छा एक ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है, चलो कोई नहीं। तो विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, ये होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर किसकी वाहक है, यह है फाइलेरिया की वाहक। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा बीमारी होता है, फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। यहाँ भी आपके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ सा हो गया है। ठीक है, चलो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि पाया जाता है गले में, आप सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग उनके ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धों में से कालक्रमानुसार प्रथम कौन सा होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले सारे युद्धों को डेट वाइज सजाना होगा, उसके बाद आप तय कर सकते हो सबसे पहले कौन हुआ होगा। तो प्लासी का युद्ध, वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध, ये हुआ था 1757 में। ठीक है, उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ था 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ था 1576 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, हुमायूं ने किसके साथ लड़ा था, शेरशाह के साथ। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा घटना होगा, सबसे पहले होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। क्लियर है, यही तो आपसे पूछ रहा था सबसे पहले इसमें से कौन सा घटित हुआ होगा, ये हुआ होगा कन्नौज का युद्ध। क्लियर, अच्छा रेस्ट जो भी चीजें हैं ये आप सभी को पता होगा। प्लासी का युद्ध पता ही है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और हल्दी घाटी का तीसरा युद्ध आप जान रहे हो किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी का तीसरा युद्ध ये हुआ था अकबर और मराठों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सत्ता स्थापित किया था। इन सभी में से किसने भारत में सबसे पहले सत्ता स्थापित किया था, ये आपको बताना है किसने किया था। तो देखो जब हम लोग शासन के स्थापना का बात करते हैं, यहाँ पे अटैक का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत में ऐसे, यहाँ तो आपके ऑप्शंस में दिए हुए नहीं है अरब, लेकिन अरबों ने आक्रमण किया था, लेकिन अरबों ने यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित नहीं किया। उसी तरह से तुर्कों ने यहाँ पे सबसे पहले अटैक किया था, लेकिन शुरुआती दौर में तुर्कों ने भी यहाँ पे शासन स्थापित नहीं किया था। जैसे गजनी ने अटैक किया तो गजनी ने यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित नहीं किया, लेकिन बाद में चलकर जो गजनी का अटैक किया हुआ क्षेत्र था उस पर शासन व्यवस्था सबसे पहले जिसने स्थापित किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जान रहे हो कि 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है।
ठीक है। तो अगर कभी आ जाए आपसे कि शासन व्यवस्था किसने स्थापित किया और उसमें आंसर रहे गजनी, तो वो गलत होगा। गजनी ने अटैक भले ही किया था, लेकिन शासन व्यवस्था ऐबक ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में दक्षिण से उत्तर की तरफ आने वाली कालक्रम अनुसार सत्ता कौन सी होगी। अच्छा, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर जब आप जाओगे, सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा पांड्य, होयसल्स, चालुक्य और राष्ट्रकूट। सबसे नीचे जो है वो है पांड्य, उसके जस्ट ऊपर आएगा होयसल्स, फिर चालुक्य और राष्ट्रकूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले हुई है। एक और आ गया आपको अरेंज करने के लिए, आप जल्दी से सबका ईयर लिख के अरेंज करो, इसमें से सबसे पहले कौन सा घटना हुआ होगा। चलो देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ, ये हुआ है 1930 में, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928, असहयोग आंदोलन 1920 और प्रशासनिक राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण ये कब हुआ, 1912। तो ऑब्वियस है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि सबसे पहले इसमें से प्रशासनिक राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय शासन पर अंग्रेजी हुकूमत या ब्रिटिश क्राउन शुरू हुई। तो भारत में ब्रिटिश जो क्राउन है उसका शासन कब से शुरू हुआ। तो आपको पता होगा 1857 के क्रांति के बाद 1858 के एक्ट के तहत जो सत्ता है उसका हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कालक्रमानुसार है। अच्छा, तो ये तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ा रखा है कि दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसका आपको समय के हिसाब से याद रखना है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, और आपको जो लॉजिक है याद रखने का वो भी मैंने बताया। गुलाब खिले तो सांस लो, सबसे पहले गुलाब वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तो से तुगलक वंश। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में खिलजी के बाद तुगलक है शुरुआती से, तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। खिलजी, तुगलक, उसके बाद आएगा सैयद, उसके बाद लोधी, और लोधी के बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इन सभी में से आपको बताना है कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो इसमें से पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा जैगिनी नहीं है, ये जैमिनी है। कौन है, जैमिनी, इसको ध्यान से पढ़ना है, ये जैगिनी नहीं है, ठीक है। तो जैमिनी ये सही है पूर्व मीमांसा। सांख्य दर्शन कपिल ये भी सही है। योग पतंजलि ये भी सही है। वैशेषिक गौतम ये नहीं है। वैशेषिक का कौन है, कनाद है। कौन है, कनाद, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता है वो कौन है, वो है कनाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला किन कलाओं की मिश्रण थी। तो गंधार कला आप जानते हो इसका जन्म कैसे हुआ है। तो गंधार कला का जन्म भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रण से हुआ है। आपका सही आंसर होगा ए, ठीक है। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गवान देश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। मोहम्मद गवान किसके दरबार में थे या किसके राज्य में थे। मोहम्मद गवान या किसके राज्य में थे, तो ये बहमनी साम्राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर यानी प्रधानमंत्री थे और वकील भी थे, ठीक है, दक्कन के बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। किस विधि के द्वारा जनरली भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। उत्पाद और आय विधि से भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म विश्वास रखता है। फासिज्म विश्वास रखता है किस चीज में। तो फासिज्म किस चीज में विश्वास रखता है। फासिज्म विश्वास रखता है एक दल की प्रणाली में। क्या होगा सही आंसर, एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास रखता है। और फासिज्म का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो मुसोलिनी को, ठीक है, मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और चुनाव आयोग, इसमें से
कर्मचारी चयन आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? यह भी आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हो प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। दो देश है, स्वीडन है और नॉर्वे है। ठीक है, तो नॉर्वे के ओस्लो से एक नोबेल का एक पुरस्कार है, वो है पीस का यानी शांति का, जो दिया जाता है। रेस्ट सभी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि किस एक्ट के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो बनारस विश्वविद्यालय एक्ट 1915। ठीक है, किसने इसकी स्थापना की है? इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करें। अच्छा, दो कॉलम आपको दिए हुए हैं और आपको सही मिलान करना है। तो एक तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और दूसरी तरफ है राज्य, किस राज्य में वो स्थित है। जल्दी से करो सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से मैच करो सभी को। सही क्या होगा? देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क आप जानते हो ये कहाँ है? यह है कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? बक्सा टाइगर रिजर्व, तो बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दिख रहा है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद दिख रहा है पेंच जो कि मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी आप जानते हो गंगा की डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, यहाँ से आपका इसका जो साइंटिफिक नाम है वो भी आपसे पूछा सकता है या बायोलॉजिकल नाम। ठीक है, वो क्या है? वो है प्लेटिनिस्टा। ठीक है, आपको याद रखना है क्या नाम है इसका? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, क्या नाम है इसका बायोलॉजिकल नाम? प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? यह है बादाम। ठीक है, बादाम विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत है और स्पेशली इसमें बादाम के छिलके में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो आप जानते हो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावात की संभावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कौन एक है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। क्या होगा सही आंसर? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और इसमें से जो दिख रहा है ये काजीरंगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, रेस्ट सभी हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका था नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, जिसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये सभी मन्नार की खाड़ियाँ, नीलगिरी, सुंदरवन, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व आपका डिक्लेयर किए जा चुके हैं, लेकिन काजीरंगा को नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो किस चीज के कारण से होता है? तो पोलियो एक वायरल डिसीज है, तो एक वायरस के कारण ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिक टेस्ट किस रोग की पहचान करती है? डिक टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा रोग है? वो रोग है स्कारलेट ज्वार। स्कारलेट ज्वार के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है डिक टेस्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहा आपको इन चारों में से किससे सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा? यह है सेब। सेब लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में अगर गिराई जाती है तो क्या होगा? तो आप जानते हो लोहा जो है वह मरकरी में तैरता है, तो क्या होगा सही आंसर? या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अगर कोई दल विपक्षी दल का नेता होना चाहता है तो कम से कम कितना सीट होना चाहिए इसका लोकसभा में? तो कितना होना चाहिए? कम से कम 55 यानी 1/10 या 10% सीट जितना है टोटल सीट उसका 10%
सीट इसका होना चाहिए लोकसभा में, तभी ये विपक्षी दल का नेता होने का दावा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन है? विदेश मंत्री, गृह मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ABC, यानी ये तीनों जो हैं यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। कौन कौन होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य? तो सबसे पहला पोजीशन है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, सलाहकार और जो कि डिप्यूटी सलाहकार होते हैं, ठीक है, उप सलाहकार, वो दोनों इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद है रक्षा मंत्री, ठीक है, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्री, तीसरे नंबर पे विदेश मंत्री, ठीक है, चौथे नंबर पे गृह मंत्री। मतलब नंबर ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि गृह मंत्री, ठीक है, उसके बाद नीति आयोग का उपाध्यक्ष और फिर वित्त मंत्री। तो ये सारे मेंबर्स होते हैं। एक बार फिर से सुन लो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप सलाहकार, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मेंबर्स होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जानते हो जहांगीर के बाद शासक कौन बना? शाहजहां। लेकिन शाहजहां के शासक बनने से पहले कौन एक था जो कि वास्तविक शासक था? आपको ये बताना है कौन था। वो था शहजादा शहरयार। कौन था? शहजादा शहरयार था, जो शाहजहां से पहले जिसने अपने आप को शहंशाह घोषित किया था, लेकिन शाहजहां ने इसको मरवा दिया था। और फिर बाद में शाहजहां, जो कि बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसने अपना सत्ता स्थापित किया। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था कि जहांगीर के जस्ट बाद किसने अपने आप को शहंशाह घोषित किया था? शहजादा शहरयार ने। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? तो आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जाती है? तो वह धारा 80। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? तो वो कौन कौन सा घोटाला है जिसके बारे में ये माना जाता है कि सूचना के अधिकार के कारण इसका घोटाला हुआ है? आदर्श आवास योजना घोटाला, 4G घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला। इसमें से जो आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला जो है, इसका पर्दाफाश ऐसा माना जाता है कि RTI के होने से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। महामारी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सरकार किन अधिकारों पर रोक लगा सकती है? तो आप जानते हो स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इस पर रोक लगाया जाता है जो भी महामारी का सिचुएशन है, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता सभी जानते हो, ये है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ये 1970 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1970 में ये आपके चमोली से शुरू हुआ। उत्तराखंड का जो जगह है चमोली, उस समय का ये यूपी हुआ करता था और अभी उत्तराखंड है। तो चमोली से शुरू हुआ था और 1973 में ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया, ठीक है। और इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा के साथ ही 2-3 और लोग थे जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जब थोड़ा सा इसको और वजनदार क्वेश्चन बनाना होगा तो वहां पे आपसे उनके बारे में भी पूछा सकता है। क्या क्या नाम था? एक तो सुंदरलाल बहुगुणा थे ही, दूसरे थे कामरेड गोविंद सिंह। क्या नाम था? कामरेड गोविंद सिंह, ठीक है। चंडी प्रसाद, ठीक है, और एक महिला थी श्रीमती गौरी देवी। ये सभी लोग हैं जो इसमें शामिल थे। और इसका एक खासियत ये भी था कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? इन चारों में से एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? कब किया गया था? 1972 में लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई थी? 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ दर्ज की गई थी? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान देना है आपको कि सबसे कम जनसंख्या नहीं पूछा जा रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। एग्जाम में अभी भी आप लोग ये गलती करके आते हो, और आसान सा गलती है जो आप आसानी से कर जाते हो। ठीक है, आपको आंसर पता है पर गलती कर जाते हो। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या आप सभी जानते हो, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, और जनसंख्या घनत्व का अगर बात किया जाए तो ऐसे तो दिल्ली है, लेकिन जब राज्यों में बात किया जाएगा तो बिहार है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है? तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चि या कोचीन केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण विद्युत संयंत्र जो कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है, आपको ये बताना है ये कहाँ स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? गंगा की सफाई के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। आपको ये बताना है कब की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है, टोटल एनर्जी में अगर भारत में कंपेयर करोगे तो आप लगभग कितना प्रतिशत आएगा? ये लगभग 38% के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित चीजें वर्णित है? यानी संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन सा भाग है? वो है भाग 8। ठीक है, भाग 8 में अनुच्छेद आपको शायद 239 से लेकर 242 तक, ठीक है, 239 से 242 तक मिलेगा, और इसी भाग में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक से हुई है? नारियल का छाल, नारियल का छाल किन उत्तकों से बना होता है? नारियल का छाल जो है स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है, जो कि मृत कोशिकाओं के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा मारो फिरंगी को किसने दिया था? जहां से जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई, जिसने शुरुआत की उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था मारो फिरंगी को। तो कौन होगा आंसर? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, टोटल वायुसेना के कितने कमांड हैं? देखो, थल सेना, वायुसेना, ये सभी का कमांड आपको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल जो वायुसेना का कमांड है वो है 7, और 7 में से सबका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर पूर्वी का बात करेंगे तो पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। ठीक है, अब पश्चिमी तो आपको पता चल गया नई दिल्ली है। अगर दक्षिणी का बात करेंगे यानी साउथ का, दक्षिणी कमांड का त्रिवेंद्रपुरम है। इसके बाद एक है सेंट्रल कमांड यानी केंद्रीय कमांड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट अगर कमांड का बात करेंगे तो इसका है साउथ वेस्ट का, तो ये है आपका गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद एक है ट्रेनिंग जो कमांड है, ट्रेनिंग कमांड, वो है बेंगलुरु। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। और एक और है मेंटेनेंस कमांड। ठीक है, मेंटेनेंस कमांड, तो ये है नागपुर। ठीक है, नागपुर। तो आपको सबको याद रखना है। टोटल मैंने 7 बताया। ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। वेस्टर्न कमांड का नई दिल्ली। सदर्न कमांड का यानी दक्षिणी कमांड का त्रिवेंद्रपुरम। सेंट्रल कमांड का कहाँ मैंने बताया? इलाहाबाद। उसके बाद साउथ वेस्ट का कहाँ? गांधीनगर। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में, और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय, यहाँ पे गलती से अभिनव बिंद्रा मत कर देना। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था, यहाँ पे सिर्फ मेडल का चर्चा किया जा रहा है। ये सब मिस्टेक्स एग्जाम में हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? केडी यादव। ठीक है, केडी यादव ने 1952 में व्यक्तिगत श्रेणी में जो मेडल है वह जीता था। इन्होंने शायद ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, और वहीं पे अगर गोल्डन पूछा जाए, गोल्डन अवार्ड किसने सबसे पहले जीता था यानी गोल्ड किसने जीता था, तो होगा अभिनव बिंद्रा 2008 व्यक्तिगत श्रेणी में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? तो हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि जो पेट है वहां पे स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित है मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ है? यानी दशमलव प्रणाली जो हमारे यहाँ पे प्रणाली है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो दशमलव प्रणाली को कब अपनाया गया था? दशमलव प्रणाली को 1957 में अपनाया गया था। कब? 1957 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? यानी भारत के अगर टोटल भाग का बात करोगे तो यहाँ पे वन लगभग कितना है? तो वन लगभग 24% है। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ शायद पॉइंट में भी कुछ है, 24.56% शायद है। ठीक है, तो 24% मोटा मोटा याद रखो। 24, कहीं आपको 25 भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 24 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। अच्छा, अगर बिहार की जनसंख्या को भारत की जनसंख्या से कंपेयर करोगे तो कितना प्रतिशत निकलेगा, ये आपको बताना है। तो बिहार में लगभग 8.07% जनसंख्या जो है भारत की वो निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व बिहार में सर्वाधिक कहाँ है, ये आपको बताना है। कहाँ है? शिवहर में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और सबसे जनसंख्या कम कहाँ है? बिहार के किस जिले का जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक कम है? कौन सा वो जिला होगा? वो जिला होगा शेखपुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किस प्रविष्ट ने अधिकतम पुरस्कार जीता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किस मूवी ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? यह है द क्राउन। कौन सा मूवी है? द क्राउन, जिसने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिका एम ये जो उपग्रह है ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रूस ने। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय द्वारा सुलभता संबंधी समस्याओं के लिए शुरू किया गया है? सुलभ भारत ऐप किसने शुरू किया है? ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर। सांसद टेलीविजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सांसद टेलीविजन के सीईओ के रूप में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा टीवी हुआ करता था। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज करके सांसद टीवी बनाया गया। अब आपको बताना है कि सांसद टेलीविजन के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए? कौन हुए? रवि कपूर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से क्या राजस्व एकत्र किया गया? तो फरवरी 2021 में जो बजट पेश हुआ इसमें बताया गया था कि जीएसटी से लगभग कितना राजस्व एकत्रित हुआ है। कितना हुआ है? ये लगभग 1,13,143 करोड़, 1,13,143 करोड़ के आसपास राजस्व है उसकी प्राप्ति हुई थी जीएसटी से। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीता है? जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से आईएसएल आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है। आपको ये बताना है किसने 2021 में जीता है। किसने जीता है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने ये जीता है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उदयपुर विज्ञान केंद्र। अब आपको उदयपुर देख के राजस्थान का याद आ रहा होगा, लेकिन जानबूझकर मैंने राजस्थान ऑप्शन में नहीं डाला है क्योंकि ये राजस्थान का नहीं है। तो आपको याद रखना है, तुक्का लगा के आगे नहीं निकलना। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हाल ही में देश को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, हर साल, हाल ही में नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वो तिथि है? वो तिथि है 4 मार्च, जब हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर है?
तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जो आया था उसमें इलोन मस्क शीर्ष स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको, कहाँ, जगह का नाम बताना है, जिसमें देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया। ये स्वदेशी निर्मित स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसको कहाँ स्थित देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो नैनीताल में स्थित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कौन सा देश बना रहा है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कौन बना रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में बताया गया है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों में, तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा शिमला। और वहीं पे 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बारे में पूछता तो वो आंसर होता बेंगलुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 11वें संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा वो इंस्टीट्यूट है, वो है MIT USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US, ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 11वें संस्करण में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। तो भारत का वो विश्वविद्यालय कौन सा है, वो है IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में कर्मियों के वेतन खातों को संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपको ये बताना है वो बैंक कौन सा है। कौन सा बैंक है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। CBDT के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में द्वितीयक बाजार में बॉन्ड और डिवेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इल्ड लॉन्च किया है। इन शॉर्ट आपको बताना है इल्ड प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है, किसने किया है, एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा CM द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डैश लॉन्च किया गया है। तो त्रिपुरा CM के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, आपको बताना है कौन सा, तो वो है जागृत त्रिपुरा। क्या नाम है उसका, जागृत त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, 2020 का बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, किसको दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डैश ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। इसमें किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और किसने साथ मिलकर, तो ये SBI पेमेंट्स ने साथ मिलकर एक भारतीय व्यापारियों के लिए एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है रुपे सॉफ्ट POS, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आज हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। आई होप कि आज के क्वेश्चंस में बहुत कुछ आपको आता होगा और आपने अपना रिवीजन किया होगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।